अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले आज की खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज पूरे देश के लिए चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं और नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे, 2 लाख केस होने में 15 दिन लगे और अब सिर्फ 10 से 11 दिन में ही 1 लाख केस और बढ़ गए हैं। कोरोना की ये रफ्तार बहुत परेशान करने वाली है। पहली बार 24 घंटे में 11,458 नए केस सामने आए हैं। अब तक 8,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केस 1,45,000 से ज्यादा हैं। देश में कोरोना की मौजूदा परिस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और इसके अलावा तमाम अफसरों और आईसीएमआर के डीजी के साथ मीटिंग की है। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में सामने आने वाले कोरोना के केस 2,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में संक्रमण कैसे रुके, इस बात पर बातचीत करने के लिए कल सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, होम सेक्रेटरी, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एम्स के डायरेक्टर एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। और आज की बड़ी खबर, एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैनिक गलवान क्षेत्र के 3 पॉइंट्स पर थोड़ा पीछे हट चुके हैं, लेकिन पेगोंग तो क्षेत्र में तनाव अब भी बना हुआ है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों और सीनियर अफसरों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन पेंगोंग झील का मुद्दा प्राथमिकता पर नहीं आ पा रहा। चीन सबसे पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में फैले हुए तनाव और गतिरोध को दूर करना चाहता है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पहली बार लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज तक से कहा है कि बॉर्डर पर चीन के साथ परिस्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आज की चिंताजनक खबर वो ये है कि नेपाल ने अपने विवादित नक्शे से जुड़ा संविधान संशोधन पास कर दिया। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके उसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को अपना बता दिया है। लेकिन आज नेपाल के संसद में नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने नेपाल की मौजूदा सरकार को एक्सपोज कर दिया। नेपाल की हरकतें मित्रों वाली नहीं हैं। नेपाल पुलिस की फायरिंग और बर्बरता की वजह से भारत के एक ग्रामीण की मौत हो गई और एक दूसरे ग्रामीण को 20 घंटे तक बंधक बनाकर उनकी पिटाई की गई। आज तक ने इस गंभीर घटना पर भारत नेपाल बॉर्डर से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट की है, जो आपको आगे दिखाएंगे। वही अच्छी खबर, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए से पास होकर 333 युवा अफसर आज आर्मी में शामिल हो गए। आज सुबह इनकी पासिंग आउट परेड हुई। इनमें भारत के 9 मित्र देशों के 90 कैडेट्स भी शामिल थे, यानी कुल 423 अफसरों ने इसमें हिस्सा लिया। कोरोना संकट में हुई इस परेड के दौरान सभी कैडेट्स के चेहरों पर मास्क और हाथों में ग्लव्स थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और 87 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब कैडेट्स के माता पिता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। भारत के युवा जोश से भरी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले भारत और चीन के टकराव से जुड़े अपडेट्स आपको दे देते हैं। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैनिक गलवान क्षेत्र में थोड़ा पीछे हट चुके हैं और वहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भरोसा भी जताया है, लेकिन पेगोंग झील में उस क्षेत्र में तनाव अब भी बना हुआ है। पेगोंग वाली पहेली को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बातचीत में चीन की तरफ से बार बार पेगोंग क्षेत्र के विवाद को टाला जा रहा है और गलवान को प्राथमिकता दी जा रही है। इन सब के बीच आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पहली बार एलएसी पर भारत और चीन के तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए। दुनिया के 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दुनिया की 2 बड़ी आर्थिक शक्तियां, दुनिया की 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने आंख में आंख डालकर खड़ी हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत भी चल रही है और दोनों देश अपने स्तर पर सामरिक तैयारियां भी कर रहे हैं। बातचीत से तनाव को हल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका असर पेंगोंग त्सो क्षेत्र के तनाव पर नहीं पड़ रहा।
अब तक भारत और चीन के सैन्य कमांडरों और सीनियर अफसरों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत में पेंगोंग झील का मुद्दा प्राथमिकता पर नहीं आ पा रहा, क्योंकि चीन सबसे पहले पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में फैले तनाव और गतिरोध को दूर करना चाहता है। गलवान क्षेत्र में PP-14, PP-15 और PP-17 नामक जगहों पर टकराव को सुलझाने के लिए बातचीत हुई है और एक दूसरे के प्रति विश्वास जताते हुए दोनों सेनाएं गालवन क्षेत्र में थोड़ा पीछे हटी हैं। लेकिन पेंगोंग त्सो की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। आज आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने पहली बार लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के इस तनाव को लेकर बयान दिया है। आज जनरल नरवणे देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि बॉर्डर पर चीन के साथ जो परिस्थिति बनी हुई है वो पूरी तरह नियंत्रण में है और लगातार दोनों देशों के प्रमुख सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है ताकि मामले को सुलझाया जा सके। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month, and as a result of this a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. भारत को उम्मीद है कि बातचीत से यह मसला सुलझा लिया जाएगा। भारत और चीन के सैनिक कई इलाकों में 2 से 3 किलोमीटर तक हट गए हैं, लेकिन पेंगोंग त्सो क्षेत्र अब भी तनाव की वजह बना हुआ है। 5 मई को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प लद्दाख के पेंगोंग इलाके में ही हुई थी। इसके बाद ही सीमा पर कई जगह दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। चीनी सेना ने कई अन्य जगहों पर भारत की बात मान ली है और पीछे हट गई है, लेकिन पेंगोंग त्सो इलाके में चीनी सैनिक अब भी जमे हुए हैं। पेंगोंग त्सो इलाके में चीनी सैनिक भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम को फिंगर 4 इलाके से आगे नहीं जाने दे रहे हैं। फिंगर 4 इलाके से 8 किलोमीटर आगे फिंगर 8 तक भारत LAC मानता है, लेकिन अब चीनी सेना द्वारा फिंगर 4 से आगे भारतीय सैनिकों को गश्त नहीं करने दी जा रही है। मई में कई सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पता चला था कि चीनी सेना ने पेंगोंग त्सो इलाके के फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में भारी संख्या में अपने जवानों की तैनाती की है। चीनी सेना ने फिंगर 4 के आगे के इलाके को एक तरह से ब्लॉक कर दिया है और इसका प्रभाव करीब 60 वर्ग किलोमीटर के विवादित इलाके में पड़ा है। पहले इस इलाके में दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी और भारतीय सेना की मांग है कि यहां फिर से अप्रैल वाली स्थिति बहाल की जाए। इस बीच पाकिस्तान में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियांगफेंग ने भारतीय और चीनी सीमा पर सैनिकों के बीच गतिरोध को जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जोड़ दिया है। इस चाइनीज अधिकारी ने ट्वीट किया है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दी है और तीनों देशों के आपसी संबंधों को जटिल बना दिया है। ये बात भी चीन और पाकिस्तान के गुप्त एजेंडे की तरफ इशारा करती है। Why this statement has been made has many dimensions. Firstly, that China wants to please Pakistan. Secondly, what is the connection between China and Article 370? Jammu and Kashmir is an integral part of India. Who is China to comment or make remarks in the manner the governance has to be done by Indian central government? So therefore the fact is very clear, it is very obvious that China-Pakistan nexus is developing to open multi-front attack against India. भारत और चीन के बीच बातचीत के दौर चल रहे हैं। जब सारे गतिरोध दूर हो जाएंगे तो अंत में बात पेंगोंग त्सो पर आएगी। देहरादून से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। वैसे चीन के साथ तनाव के बीच आज भारतीय सेना को युवा जोश मिला है, एक नई ऊर्जा मिली है। आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। देश के 333 युवा योद्धा भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 9 मित्र देशों के 90 कैडेट्स भी इस पास आउट परेड में शामिल हुए। इस बार IMA देहरादून से अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा 48 अफसर मिलेंगे।
जबकि तजाकिस्तान को 18 और भूटान के 13 कैडेट्स भी अकादमी से पास आउट हुए हैं। कुल मिलाकर मित्र देशों को भारतीय सैन्य अकादमी से मिलने वाले युवा अधिकारियों की संख्या बढ़कर 2503 हो गई है। इस बार आईएमए की परेड कुछ अलग अंदाज में हुई है। जाबाजों के माता पिता अपने वीर सपूतों के कंधे पर रैंक का बैज लगाने के लिए मौजूद नहीं थे, लेकिन इन्हें ट्रेनिंग देने वाले अफसरों के परिवारों ने ये कमी पूरी कर दी और खुद सेना प्रमुख भी इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। यही है वो शपथ, देश से किया वो वादा, वो जज्बा, वो इरादा है कि अंतिम सांस तक जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। देश की निगरानी के लिए यह जाबाज अब पूरी तरह तैयार है। सेना की इस नई पौध का जोश हाई है। फौज में एक ही चीज होती है कि जोश की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। अनुशासन की आग में तपकर तैयार हुए ये योद्धा देश के नए रक्षक हैं और कोरोना काल में भी इन युवा योद्धाओं का हौसला ऊंचाई पर है। मुंह पर मास्क लगाकर कदम ताल करते ये कैडेट्स देश के लिए आतंकवाद जैसे खतरनाक वायरस से भी लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। कोरोना की वजह से इस बार इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड काफी अलग रही। अफसर बने जाबाजों ने मास्क पहनकर परेड की। 87 साल के गौरवशाली इतिहास में पहली बार परेड बेहद सादगी से हुई। दर्शक दीर्घा खाली रही क्योंकि परेड में किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि इन जाबाजों के माता पिता इस बार अपने बच्चे के चेहरे पर सेना में शामिल होने का नूर नहीं देख पाए। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैज लगाने का सुख भी कोरोना ने छीन लिया, लेकिन सेना के अधिकारियों ने इन कैडेट्स को परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। पेरेंट्स नहीं है, थोड़ा बुरा लग रहा है, बट ये ऑफिसर्स भी एक तरह से हमारी फैमिली है। देखिए, हमारा ऐसा है कि हम काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। घर से दूर रहना हमारी एक आदत सी बन चुकी है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हम घर से बढ़ के हमारे देश के लिए, अगर हमें यहाँ पे अगर पेरेंट्स से अपने दूर रह के भी अगर हमें देश की सेवा के लिए मौका मिल रहा है तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। अब तैयार है, मतलब तैयार है, इसमें कोई तो राय नहीं। अभी तक हमने हमारा पसीना बहाया है, लेकिन अब समय आ गया है दुश्मनों का खून बहाने का। क्या सब तैयार है? ऐसा पहली बार हुआ है कि सेरेमनी के दौरान ऑफिसर्स ने अपनी पत्नियों के साथ कैडेट्स की वर्दी पर रैंक का बैज लगाया। भले ही इस बार की परेड बाकी परेड की तरह नहीं रही, लेकिन इन सब के बावजूद युवा अफसरों का जोश कम नहीं हुआ। कोरोना महामारी की वजह से सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे स्पीकिंग सेरेमनी को खुद कर रहे हैं। इसके अलावा जो अधिकारी, जो इंस्ट्रक्टर जिन्होंने इन कैडेट्स को, इन जेंटलमैन कैडेट को, इन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, उनके वो इंस्ट्रक्टर अपनी पत्नियों के साथ भी युवा अधिकारियों को नया रैंक पहना रहे हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल कर रहे हैं। पीपिंग और ओथ सेरेमनी के बाद 423 कैडेट्स देश विदेश की सेना का हिस्सा बन गए। इस दौरान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर हिस्सा लिया। कि जो आज कैडेट कमीशन हुए हैं वो किसी तरह से किसी से भी कम नहीं है। 423 में से 333 सैन्य अफसर भारत के हैं, 90 युवा योद्धा 9 मित्र देशों से हैं। इन अफसरों को तैयार करने वाले सेना के बड़े अधिकारियों ने बताया कि कैसे कोरोना के बीच कैडेट्स की ट्रेनिंग को बदला गया। बड़े बड़े ग्रुप की जगह ट्रेनिंग छोटे छोटे ग्रुप में कराई गई। नई चुनौती के साथ भारतीय सेना ने भी अपने जांबाजों को तैयार करने का तरीका बदला। 2.5-3 महीने का जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो इन 3 महीने में जो कि बहुत से
इम्पॉर्टेंट महीने होते हैं, जहाँ फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल कैंप होता है, वो सारा हमें मॉडिफाई करके अलग तरीके से करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम कमांडेंट IMA जनरल नेगी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छी प्रक्रिया की, सिलेबस को मॉडिफाई किया, ट्रेनिंग के तरतीब को मॉडिफाई किया, फायरिंग कैसे करना है उसमें भी उन्होंने बदलाव लाए। भारतीय सेना के इन शूरवीरों तक कोरोना ना फटके, इसका पूरा ख्याल रखा गया। ये जांबाज चाहते तो परिवार के साथ होते, वीकेंड की छुट्टी वाली नौकरी होती, सुरक्षित और कम खतरे वाली जिंदगी होती, मौज मस्ती होती, लेकिन इन्होंने देश को चुना। ये जज्बा ही भारत की रक्षा करता है, भारत के मस्तक को ऊंचा रखता है। मंजीत नेगी, देहरादून, आज तक। जय हो, विजय हो, पूरा देश इन्हीं शब्दों के साथ दे रहा है इन कैडेट्स को शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हुए आज की एक और महत्वपूर्ण खबर। भारत के 3 पड़ोसियों के साथ 3 सीमाएं इस वक्त एक अलग तरह के तनाव से गुजर रही हैं। आज नेपाल ने अपने विवादित नक्शे से जुड़ा संविधान संशोधन अपनी संसद में पास कर दिया है। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके उसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों को अपना बता दिया। लेकिन आज नेपाल की संसद में नेपाल के ही पूर्व विदेश मंत्री ने वहां की मौजूदा सरकार को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। वैसे चाहे नक्शा हो या बॉर्डर पर भारतीय लोगों के साथ बर्ताव, नेपाल की हरकतें मित्रों वाली कतई नहीं हैं। नेपाल पुलिस की फायरिंग और बर्बरता की वजह से भारत के एक ग्रामीण की मौत हो गई और दूसरे ग्रामीण को 20 घंटे तक बंधक बनाकर उनकी पिटाई की गई है। इस गंभीर घटना पर हमारी टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर पर की है रिपोर्टिंग, देखिए। आखिरकार नेपाल नहीं माना और उसने अपनी नक्शेबाजी को संवैधानिक बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली। नेपाल की संसद ने उस विवादित नक्शे से जुड़ा संशोधन पास कर दिया, जिसमें भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना बताया था। भारत ने बार बार नेपाल को समझाया, लेकिन नेपाल सरकार नहीं मानी। काठमांडू की सड़कों पर इस नक्शे के खिलाफ वोटिंग की सुबह विरोध प्रदर्शन चल रहा था। शुक्रवार को भी कई प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। इसके बाद विदेश मंत्री को अपील करनी पड़ी थी। इस नक्शे पर वोटिंग से पहले जो बहस हुई, उसमें बार बार नेपाल एक्सपोज हुआ। नेपालले काली नदी भन्दा पश्चिमको भाग आफमा आफ्नो दाबी छोड्छ। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव ने वहां की मौजूदा सरकार के दावे की पोल खोली और कहा कि सुगौली संधि से लेकर महाकाली संधि तक नेपाल ने जमीन पर अपना दावा खुद छोड़ा है। उपेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया के साथ 1816 की संधि नेपाल के लिए अपमानजनक है। इस संधि में दफा 5 में स्पष्ट लिखा है कि काली नदी के पश्चिम हिस्से पर नेपाल कभी दावा नहीं करेगा। तो सरकार अब कैसे दावा कर रही है? नेपाल सरकार ने 1996 में भारत के साथ महाकाली संधि की थी। उस संधि की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि महाकाली नदी ही दोनों देशों के बीच की सीमा होगी। तो अब सुगौली संधि की बात कैसे उठ गई? काली नदीदेखि पश्चिमका भाग को दावा नेपालले छोड्यो सुगौली सन्धिमा। तर महाकाली नदीको सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1996 मा त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, recognizing that the Mahakali River is a boundary river on the major stretches between the two countries। अर्थात् महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेको सुगौली संधि भन्दा। मुझको लगता है कि सरकार ने नक्शे से जुड़े संविधान संशोधन प्रस्ताव को खारिज करने की मांग करने वाली नेपाली सांसद सरिता गिरी को आज बोलने नहीं दिया गया और सदन से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। बाहर आकर उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। तर सरकारले जुन विधेयक जुन पेश गरेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालको वास्तविक सीमाका लागि यो परिवर्तन गरिएको छ, तर वास्तविक सीमाको आधार के हो त्यो चाहिँ संशोधन विधेयकमा खुलाइएको छैन। नेपाल ने नए नक्शे को संविधान सुरक्षा कवच तो पहना दिया है, लेकिन अभी इस नक्शे से जुड़े पूरे सबूत उसके पास नहीं है।
जिस जमीन पर नेपाल दावा कर रहा है उसके प्रमाण को जुटाने के लिए 9 एक्सपर्ट्स की कमेटी गठित की गई है। यानी नेपाल नक्शा पास करने के बाद इस पर होमवर्क कर रहा है। इस टकराव के बीच भारत नेपाल बॉर्डर पर हुई एक घटना से भी नेपाल की हरकतें एक्सपोज हो गई हैं। दोनों देशों की सीमा पर नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग और बर्बरता की बात सामने आई है। नेपाल के सीतामढ़ी जिले के जानकी नगर सीमा पर हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। नेपाल पुलिस भारतीय युवक विकेश कुमार की मौत के बाद उसकी लाश को घसीट कर ले गई थी। इससे गांव वालों में बहुत नाराजगी है। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी जिले में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसी जगह मौजूद है जहां पर कल फायरिंग की घटना घटी थी। और आप ये देख लिए इस तरफ जो है ये नेपाल की सीमा है और जहां मैं खड़ा हूं ये भारत की सीमा है। और ठीक इसी जगह पर जो है कल कुछ ग्रामीणों के साथ विवाद हुआ नेपाली पुलिस का, और उसके बाद जो है नेपाल पुलिस की तरफ से 15 से 16 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। और इस पूरी घटना में जो है 3 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हो गई, 2 घायल है जिनका इलाज चल रहा है सीतामढ़ी में, और एक जो ग्रामीण है उसको बंधक बनाकर नेपाल पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और उसके बाद उसे छोड़ा गया आज सुबह में। और यहाँ फिलहाल आप देखिए नेपाल पुलिस यहाँ पहुंची हुई है अपने सीमा के पास, और वो भी यहाँ पर जांच कर रही है कि आखिर किस तरीके से घटना हुई थी। यहाँ पर वजह है पैसा मांगने का। जो भी लोग जाता था बिना पैसा को किसी को मिलाता नहीं है। जो पैसा दिया उसको जाने दिया, जो पैसा नहीं दिया उसको रोक दिया, उससे साथ बदतमीजी किया। यही कारण है जो कल झंझट हुआ और उसी में जो है उसको गोली फायर कर दिया। नेपाल पुलिस ने 20 घंटे तक जानकी नगर गांव में रहने वाले लगन राय को बंधक बनाकर रखा और जमकर पिटाई की। भारत सरकार ने जब पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए नेपाल सरकार पर दबाव बनाया, तब जाकर नेपाल पुलिस ने लगन राय को रिहा किया। कुल मिलाकर चाहे नेपाल का अवैध नक्शा हो या भारतीय लोगों के साथ नेपाल पुलिस का व्यवहार, ये हरकतें मित्र देश जैसी तो बिल्कुल नहीं है। सुजीत कुमार झा, आज तक। उधर देश में कोरोना की मौजूदा परिस्थिति चिंताजनक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत तमाम अफसरों और आईसीएमआर के डीजी के साथ की है मीटिंग। इस मीटिंग में दिल्ली की परिस्थिति को लेकर भी चर्चा की गई। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में सामने आने वाले कोरोना केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में संक्रमण कैसे रुके, इस बात पर बातचीत करने के लिए कल सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, होम सेक्रेटरी, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एम्स के डायरेक्टर साथ बैठकर बातचीत करेंगे। देश की राजधानी इस समय किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, इसका आज विश्लेषण बेहद जरूरी है। दहशत में है दिल्ली, कोरोना हो रहा बेकाबू, बढ़ती जा रही है महामारी की रफ्तार। पहली बार मरीजों की संख्या एक दिन में 2000 के पार। दिल्ली में बिगड़ते हालात की तस्दीक आज तक की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट के आंकड़े भी कर रहे हैं। डाटा इंटेलिजेंस यूनिट के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि चेन्नई की तरह दिल्ली भी कोरोना के वक्र को समतल करने में नाकाम रहा है। यहाँ पर कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि बाकी के 3 शहरों में हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़े लगातार डरा रहे हैं, खौफनाक भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, समय से पहले दिल्ली में बेड के इंतजाम कर लिए जाएंगे। देखिएगा, जैसे हमने प्रोजेक्शंस हैं, जो एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्शंस करके दिए हैं, उसके हिसाब से हम बिल्कुल चल रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि जो 30 जून की प्रोजेक्शन है उसकी तैयारी हम 20 जून तक कर लेंगे पूरी, और जो 15 जुलाई की तैयारी है उसको हम 30 जून तक कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में अब भी बेड खाली हैं। दिल्ली में 9647 बेड हैं। इनमें 5392 बेड ही भरे हुए हैं, जबकि 4255 बेड खाली पड़े हैं। वहीं कोरोना मरीजों के लिए कुल 599 वेंटिलेटर हैं। इनमें से 347 वेंटिलेटर पर मरीज हैं, जबकि 252 वेंटिलेटर खाली हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें ये इंतजाम नाकाफी है।
यही वजह है कि बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रही है। इतना आपने जो पैसा आपको मिलता है, दिल्ली सरकार को मिलता है, अगर आप सही तरीके से लगाते और अपने विज्ञापनों पे नहीं लगाते, आप इस महामारी के वक्त भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। आप न्यूज़पेपर में आज, टेलीविजन पे आज, रेडियो स्टेशन में, आप रेडियो खोलिए गाड़ी में, हर गाने के बाद उनकी आवाज आती है सीएम साहब की। इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक पैसा दिल्ली लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए। जुलाई के आखिर तक दिल्ली में 80,000 बेड की बात तो दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी कही थी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना मरीजों के लिए आखिर कहां से आएंगे 80,000 बेड? अगर सरकार ने 80,000 बेड की व्यवस्था भी कर ली तो केजरीवाल सरकार कहां से लाएगी मैन पावर? यानी डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की टीम कैसे महज 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी? जब हमारी पीक आ रही है जुलाई के एंड में, तब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और नर्सेज होने चाहिए। इसके लिए कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से कोविड डेडिकेट करके और उनकी हेल्थ केयर मैन पावर को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। इन्हीं सवालों से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने होम क्वारंटीन का फॉर्मूला दिया था। अगर आपको कोरोना हो गया है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है या मामूली से सिम्टम्स हैं, तो आप अपने घर पे रह के अपनी देखभाल कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार ने होम क्वारंटीन की बात कही तो कई प्राइवेट अस्पतालों ने बोर्ड टांग दिए, रेट लिस्ट जारी कर दिए। घर बैठे मरीजों का ख्याल रखने के एवज में प्राइवेट अस्पताल आपसे पैसे लेगी। कोरोना के बहुत सारे मरीज होम क्वारंटीन में ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की माने तो होम आइसोलेशन से कोरोना के मामले बढ़े हैं। जहाँ पे ये बड़े घर हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ओवर क्राउडेड एरिया है उसमें ये संक्रमण बढ़ सकता है। और अगर आपके साथ कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी, हाइपरटेंशन या डायबिटीज है, तो उसमें संक्रमण बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस जनसंख्या में ये हमारे जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी करेगा। दिल्ली पर खतरा बढ़ा है, लिहाजा केजरीवाल सरकार को कोरोना के खिलाफ कई मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी। सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।